Hello and good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha ES Academy, and we are at the last part of lecture 9. And will be concluding the ethics theory part. और आप ये समझ लीजिए कि आपका एथिक्स ख़त्म हो गया है जो आपको पढ़ना था. इसके बाद हम एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें कि हम आपको केस स्टडीज़ को कैसे अप्रोच करें, कैसे उनको लिखें और आपको कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है, वो हम आपको उस लेक्चर में बताएंगे. और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो हमारे साथ बने रहे इतने समय तक. आपने हमारे लेक्चर्स देखे. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे यू गेट ऑल द सक्सेस इन दिस वर्ल्ड. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज put a comment in the comment box and we'll try to get back to you. So let's begin the last part of the today. So today we'll be learning about the quality of services. Now services form an important part of the governance. Thus the quality has to be ensured, है ना. अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ख़राब क्वालिटी नहीं होनी चाहिए. Then how to utilize public funds and what are the challenges in corruption. तो क्वालिटी ऑफ सर्विस देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, पर क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं. गवर्नेंस है. गवर्नेंस में हम पॉलिसी बना रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. भाई आधार सेवा केंद्र या आपका पासपोर्ट मेकिंग होगा, ये इस टाइप की सर्विसेज हैं. तो इन सर्विसेज को कौन देती है? सरकार देती है. तो बहुत ज़रूरी है कि ये सर्विसेज अच्छी हों और जिनके लिए ये सर्विस बनी है उन तक पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे और एफिशिएंट होनी चाहिए. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए कि दे शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर दी टू दी ह्यूमन डिग्निटी. दे शुड हैव वैल्यू फॉर मनी. ऐसा नहीं कि एक्सॉर्बिटेंटली हाई है या डिसप्रपोर्शनेट प्राइस है उसका, कि मतलब मिलनी थी 2 रुपये में और उसका प्राइस है 200 रुपये. तो इट शुड हैव द वैल्यू फॉर मनी. देन क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी एफिशिएंट. एंड्योरेंस उसका एक वैल्यू होता है और इट शुड गिव दी प्रोवाइड दी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. अब ये थोड़ी सी प्राइवेट वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, ठीक है. दैन आपका इफेक्टिव ग्रीवेंस रिडेसल होना चाहिए. अगर कुछ समस्या किसी को आ जाती है दैट यू शुड सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम. कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस है, तो इसको गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति समान रूप से इस्तेमाल करेंगे. तो इट हैज़ टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. और कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ ये एक्सेसिबल ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ ही व्यक्तियों तक ये पहुंच पा रही है. इट शुड बी एक्सेसिबल एंड रीचेबल टू ऑल. तो 5 डिमेंशंस हैं सर्विस क्वालिटी के, कि क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे होनी चाहिए. तो इट शुड बी वेरी रिलायबल, है ना, कि ऐसा नहीं कि पहुंच ही नहीं रही है, मतलब आपने भेजा और सर्विस मिल ही नहीं रही है. जैसे मान लिया आपने सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में आपने बोला कि यार ठीक है आप जो है नॉर्मल प्राइस पे गैस ले लो और हम आपको सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में भेज देंगे. पता लग रहा है वो सब्सिडी अकाउंट में सालों साल मिली ही नहीं लोगों को. तो क्या हो जाएगा? रिलायबिलिटी नहीं आएगी, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा जिससे. दस रिलायबिलिटी इज़ द कॉम्पिटेंस टू डिलीवर द सर्विसेज इन अ टाइम बाउंड मैनर. हाँ, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है. देन एश्योरेंस होनी चाहिए कि भैया हम आप तक ये सर्विस पहुँचाएंगे, ऐसा आप डरो मत, है ना. एम्प्लॉयज़ को समझाना चाहिए जो भी हैं सरकारी कर्मचारी कि नहीं आप तक ये सर्विस पहुंचेगी और सही तरीके से पहुंचेगी और सिटीजन्स का ट्रस्ट होना चाहिए उसमें. देन टेंजिबल्स जो है, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं. अब जैसे हमने देखा कि कई बार अपना जो FCI के गोडाउन है वहाँ चूहे चल रहे हैं पता लग रहा है, या कोई बीमारी चल रही है, तो उससे क्या हो, ग्रेन ख़राब होगी, है ना. जो इक्विपमेंट होते हैं, पर्सनल होते हैं, जो कम्युनिकेशन मटेरियल होता है, ये सब जो है टेंजिबल्स में आ जाते हैं. और ये टेंजिबल्स भी सही होने चाहिए, उत्तम क्वालिटी के होने चाहिए. देन यू शुड वेल डीलिंग विद द पीपल यू शुड हैव एम्पैथी. दैट मीन्स आपको थोड़ा सा केयर, अपना अटेंशन जो है कस्टमर की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए और रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, कि आपको मतलब लोगों लगना चाहिए कि आप उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, है ना. जैसे बहुत अच्छा है कि जैसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में क्या है कि उनकी हेल्पलाइन है. तो आप जब भी उस हेल्पलाइन में कॉल करो तो वो एक BPO टाइप, प्राइवेट BPO टाइप वर्क करते हैं. उन्होंने ऑफकोर्स ही बात है आउटसोर्स कर रखा होगा या उनका अपना, ये मुझे नहीं पता. बट वो जो आपका निस्तारण है, जो समस्या का निस्तारण है, बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं. और समस्या का निस्तारण नहीं भी होगा तो आपको एक एश्योरेंस देते हैं कि नहीं सर आपका ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा. तो ये रिस्पॉन्सिवनेस बड़ी ज़रूरी होती है वाइल डिलीवरिंग द पब्लिक सर्विस, बिकॉज दैट्स बिल्ड्स द ट्रस्ट इन दी पीपल दैट नहीं सरकार सही काम कर रही है और हमें सही तरीके से सर्विस डिलीवर कर रही है, ठीक है. तो जब रिलायबिलिटी होगी आपकी सर्विस में, एश्योरेंस होगा, टेंजिबल्स को आप टेक केयर करेंगे, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस दिखेगी, तो जो सर्विस एक्सपेक्टेशन है और जो सर्विस परफॉर्मेंस है वो आपस में मीट करेंगे. मतलब जो सर्विस की एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो भी पूरी होगी और सर्विस परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रहेगी, जिससे कि आप क्वालिटी सर्विस दे पाएंगे. और जब आप क्वालिटी सर्विस देंगे तो ऑफकोर्स सी बात है दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर सेटिस्फाइड खुद रहेंगे, ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है देखना. 10
उसके लिए अब सर्विस कैसे देनी है, तो उसके लिए भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं, है ना। जैसे इंडिया में सेवोत्तम मॉडल है ना। सेवोत्तम मॉडल जो है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेवा और उत्तम वर्ड से है, तो उत्तम सेवा या क्वालिटी सर्विस देना इंडिया का मोटिव है, किसमें, पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। ऐसे ही चार्टर में आके यूके का और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है कि भैया जो क्वालिटी है सब हर तरीके से, मतलब हर चीज़, बिहेवियरल एस्पेक्ट, एम्प्लॉयज़ कंडक्ट, मटीरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ का टेक केयर किया जाता है। जो भी सिस्टम इन प्लेसेस हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 1980s से है एक्चुअली, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड टोटल क्वालिटी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चर, है ना, हर चीज़ का ही लेते हैं, एटीट्यूड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंट्री दैट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है, कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाती है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, रिस्पॉन्सिव रहते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है, प्रोसेस सेंट्रिक होती है कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जाए, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं कि ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में सिस्टम वर्क कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है, हर चीज़ जो है एक क्या बोलते हैं कंजंक्शन में काम करती है। डिसीजंस को इवैल्यूएट किया जाता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट किए, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब आप TQM पे ध्यान देते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेवोत्तम मॉडल देख लेते हैं। सेवोत्तम मॉडल इंडिया का था और सेकंड ARC ने इसको प्रपोज किया था पब्लिक डिलीवरी सिस्टम के लिए, ठीक है। और इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि आपको सर्विस इन एक्सीलेंट या एक्सीलेंट सर्विस देनी है। तो मॉडल कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। देखो इधर आपने देखो ये जो सर्विस कौन देगा, सरकार, और सरकार किसे देगी, लोगों को देगी, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग, हम सिटीजन चार्टर पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग किया, रिव्यू मैकेनिज्म्स को बनाया, ठीक है। आपने अगर लिख दिया बोर्ड में कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सेवा प्रदान की जाएगी, तो आपने क्या किया, आपने लोगों को राइट दे दिया, मॉनिटरिंग करी, रिव्यू करी और इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो गया, ठीक है। जब आपने डिलीवरी कैपेसिटी बढ़ाई तो कस्टमर, एम्प्लॉय, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आपने इम्प्रूव किया तो आपकी डिलीवरी कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। मतलब जब कस्टमर सर्विस थी आपकी वो अच्छी हुई, आपके एम्प्लॉयर्स जो थे वो अच्छे थे या एम्प्लॉयज़ जो थे अच्छे थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया तो डिलीवरी कैपेसिटी अच्छी हो गई। और इससे क्या हुआ, इन दोनों ने क्या लीड किया कि पब्लिक, और तीसरी चीज़ क्या थी कि आपने पब्लिक ग्रीवेंस को, जो समस्या थी उसको समझा, आपने उसको पहले तो एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आपको प्रॉब्लम है, और उसको रिड्रेस किया कि हाँ ये हमने समस्या सॉल्व कर दी, और एक एश्योरेंस दिया कि भैया हम आगे से ये समस्या आपको नहीं होगी। तो ये सेवोत्तम मॉडल था। सेवोत्तम मॉडल मतलब 3 चीज़ों पे, सिटीजन चार्टर, डिलीवरी कैपेसिटी, पब्लिक ग्रीवेंस, इन तीनों को मिला के, है ना, और उन तीनों का अपना अपना काम है, उसको मिला के जो है सेवोत्तम मॉडल इंडिया के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में काम करता है, ठीक है। और देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस सब्जेक्टिव है ना, हम एग्जांपल दे भी चुके हैं फ्लाइट का पहले। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से जज करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस को, उसका अपना एक्सपीरियंस रहता है, हो सकता है वही सर्विस होता है ना, कई बार होता है ना कि एक सर्विस मुझे अच्छी लगे और दूसरों को ना लगे, तो वो बड़ी सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिविटी को अगर आप पूरा करने जाओगे तो आप सब्जेक्टिविटी को कभी पूरा नहीं कर सकते। सब्जेक्टिविटी तो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। 10 अगर देखो, अगर आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है और आपका एक्सपीरियंस भी गुड रहा तो आप बोलोगे क्वालिटी अच्छी, मतलब सर्विस जो थी क्वालिटी वाली थी। अगर आपका एक्सपेक्टेशन लो है और गुड एक्सपीरियंस था तो आप बोलोगे क्वालिटी अच्छी थी। बट अगर आपका हाई एक्सपेक्टेशन था और आपका बैड एक्सपीरियंस था तो आप बोलोगे पुअर क्वालिटी थी। अगर आपका लो एक्सपेक्टेशन था और बैड एक्सपीरियंस था, ठीक है यार, जो आपका एक्सपेक्टेशन ही लो है तो एक्सपीरियंस बैड हो गया, चलो ठीक है, एवरेज क्वालिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, उसका गुड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा मतलब नोशन भी है कि भैया पब्लिक सेक्टर में जो है पुअर क्वालिटी सर्विस है, नहीं यार, है ना, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, छोड़ो रहने दो। पब्लिक, अगर मैं बोलूँ कोई सर्विस पब्लिक सेक्टर दे रहा हो और प्राइवेट सेक्टर दे रहा हो तो लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म है, टाउन बाउंड मैनर में सर्विसेज दी जाती हैं, एफिशिएंटली सर्विस दी जाती हैं और सर्विसेज अच्छी होती हैं। तो पब्लिक सेक्टर को थोड़ा पुअर क्वालिटी सर्विस से जुड़ा जाता है और प्राइवेट को हाई से, बट ऐसा है नहीं। ये जो है परसेप्शन जो है सही नहीं है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ ऐसी हैं जो बेटर हैं प्राइवेट सेक्टर से। हमारा इसरो देखो कितना अच्छा है, अभी तो स्पेस कमर्शियलाइजेशन हो रहा है हल्के हल्के, बट फिर भी अभी कोई बीट नहीं कर पाया हमारे इसरो को, ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर के पास लेस रिसोर्सेज है और बर्डन इमेंस है, तब भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। और हर प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है, बहुत जगह तो बहुत सारी पुअर वो है, मेंटल हैरेसमेंट है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन है यार, आप सब वो चीज़ भी देखा करो। तो स्ट्रेट जैकेट फार्मूला कुछ नहीं होता।
जो भी चीज़ आप देखें उसको हमेशा कंटेक्स्ट में देखें, है ना। किसी भी चीज़ को ब्लैक लाइन कर देना कि हाँ ये गलती है या सही है, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट आइदर अ ब्लैक और वाइट, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है क्वालिटी ऑफ सर्विस में, सरकार में क्या कहते हैं, तो यार हमारे पास मतलब एक तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, है ना। जो लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हाँ यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, या काम देखो, आपको अगर मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं खुश होता हूँ और खुश होकर पढ़ाता हूँ, और मैं पूरा दिन पढ़ा सकता हूँ, है ना। मतलब पूरा दिन तो नहीं पढ़ा सकता, गला दर्द हो जाएगा, बट फिर भी मैं घंटों तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है बोलने में, या मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, या मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे प्राइड है अपने काम में। लेकिन ऐसा देखा गया कि सरकारी कार्यालयों में या सरकारी ऑफिसेज में, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसमें लोग अपने काम में बिल्कुल भी प्राइड फील नहीं करते, ठीक है। उसके बाद स्किल भी नहीं है लोगों के पास, है ना। अभी भी पता लग रहा, जब हम इतना डिजिटाइजेशन हो गया है, लोगों का जॉब सिक्योरिटी है, तो लोगों को आप निकाल तो नहीं सकते, बट उनकी स्किल तो अपग्रेड कर सकते हैं ना। एंड वी डोंट इवन वी लैक द स्किल ऑन हाउ टू गवर्न एफिशिएंटली एंड मैनेज एफिशिएंटली, है ना। एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो रहती है हमेशा, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है कि आप उसकी रिसोर्सेज को पूरा कर ही नहीं सकते, देयर इज़ ह्यूज डिमांड, और फिर नेक्सेस और करप्शन तो है ही है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, बट इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी चीज़ें काम कर रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, है ना। आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, इतना नेगेटिव होना भी सही नहीं है, ठीक है। देन मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, तो आपको पहले कल्चर कल्टीवेट करना चाहिए, है ना। आपको अच्छा ऑफिस में कल्चर कल्टीवेट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए यार ठीक है, हमारा काम क्या है, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा, है ना। अब विवेकानंद जी ने भी क्या बोला, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, है ना। 4 घंटे पूजा करने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है कि आप 4 घंटे किसी व्यक्ति की मदद करें, है ना। और उसको तो आपको तनख्वाह मिल रही है, वैसे भी तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं आप, ठीक है। मान लिया तो आपकी तनख्वाह कम है, लेकिन आपके पास एक सेटिस्फेक्शन भी तो है पब्लिक सर्विस का, तो आप उस सेटिस्फेक्शन को डिराइव करें, आप टैलेंट को नर्चर करें, ठीक है। आप लीडरशिप, इनोवेशन, इनिशिएटिव को प्रमोट करें, प्रोफेशनलिज्म लाएं, ई गवर्नेंस को प्रमोट करें, ठीक है। जैसे RTI, आधार लाए, ऐसी चीज़ों को और लेके आएँ, ठीक है। अप्रोच को चेंज करें, थोड़ा कंसल्टेटिव अप्रोच रखें, और बॉटम टू टॉप अप्रोच रखें, कि जो कई बार टॉप टू बॉटम काम करती है, कई बार बॉटम टू टॉप काम करती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बजट में आपको कैसे करना है, बजट में आपको टॉप टू बॉटम करना है, ताकि आपका बेटर रिसोर्स एलोकेशन हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होंगी, बट हाँ थोड़ी बहुत चेंज होगी, और ये सब आप कर भी सकते हो। तो ARC ने भी 7 स्टेप्स दिए आपको कि सिटीजन सेंट्रिक कैसे बना सकते हो आप सर्विसेज को। तो उन्होंने बोला कि पहले डिफ़ाइन करो, ठीक है, कि आप सिटीजन की नीड्स क्या हैं, डिफ़ाइन करो, और तब सर्विसेज दो। एक स्टैंडर्ड रखो आप सर्विस को देने के लिए, है ना। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा टाइम टेबल रहता है कि आज मैं 14 घंटे पढ़ाई करूँगा या 16 घंटे पढ़ाई करूँगा, अनरियलिस्टिक रहता है, वैसे नहीं होना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड्स अपने बनाने हैं, ठीक है। देन यू डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग टू मीट स्टैंडर्ड्स, है ना। अब आपने क्या हुआ कि आपको नीड्स पता लग गई, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हम ये सर्विसेज देंगे, इस स्टैंडर्ड की देंगे। अब लोगों को डिलीवर कराना है, तो लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग तो चाहिए, आपको HR चाहिए, HR ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उस टाइप के स्किल चाहिए। देन आप परफॉर्म करो कि आप उस स्टैंडर्ड्स के लिए काम कर रहे हो, मॉनिटर करते रहो, जब परफॉर्मेंस होगी तो उनकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होना चाहिए लगातार, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स होने चाहिए, और आपका फोकस होना चाहिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, कि ठीक है आपने मॉनिटर और इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है यार हमने वो किया, हमने ये हमारा स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो पाया, लेकिन हम इसको जो है इस तरीके से कर रहे थे, इसलिए ये हमसे गलती हो गई, हमें जो है दूसरे तरीके से या अपना तरीका बदलना पड़ेगा, और हम तब शायद अपना जो हमारा टारगेट है या स्टैंडर्ड है उसको अचीव कर पाएंगे। तो वो तभी होगा जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करेंगे, जब अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS, ठीक है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, है ना। अब पब्लिक फंड्स क्या है भैया, किसी के घर की खेती नहीं है, सबका टैक्स पेयर का मनी है, सब बड़े हार्ड वर्किंग तरीके से कमाते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, सरकार को बोलते हैं कि यार ठीक है हमारे पास इतना समय तो नहीं कि हम हर चीज़ काम कर सकें, तो लेकिन आप हमारे ये पैसा हमारी तरफ से हमारे ट्रस्टी के रूप में संभालें और हमारे जो वेलफेयर है उसके लिए वर्क करें। तो आप कस्टोडियन के रूप में जो पब्लिक फंड है, वो पब्लिक स्टेट जो है पब्लिक का जो फंड है वो एज अ कस्टोडियन कैपेसिटी में या कस्टडी में, मतलब कि आप हाँ जैसे होता है ना गार्जियन कैपेसिटी या कस्टोडियन कैपेसिटी में हेल्ड करता है, वो उसका अपना नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस पब्लिक फंड की यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, इन अ वेरी एथिकल मैनर हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अपने घर लेके जा रहा है, ठीक है भाई, जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मतलब जो उसकी सैलरी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, काम का पैसा मिलना चाहिए, फालतू पैसा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
Thus, public fund management relates to the way government manages public fund and the impacts on the growth of economy and the well-being of citizens. ठीक है, इसलिए जब भी करप्शन, बड़े बड़े करप्शन केसेस आते हैं ना, एकदम मार्केट गिर जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और लोगों का भरोसा उड़ जाता है सरकार से कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, 10 पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन जो है बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं या चल रहा है उसका एक्सपेंडिचर है। फिर आपको डेवलपमेंट भी करनी है तो उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, इतनी स्कीम्स हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर बहुत सारे स्पेशल अलग अलग एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जहाँ पे सरकार का पैसा खर्च होता है। भाई अब इसरो में सैटेलाइट भेजनी है, 450 करोड़ रुपए खर्च हुए आपके ये मंगलयान में, तो वो सरकार के पास कहाँ से है? लोगों ने दिया है, उन्होंने लोन लिया, कहीं से भी कुछ भी लिया, बट वो है टैक्स पेयर का, क्योंकि वो कल को लोन कौन देगा? वो सरकार अपनी जेब से नहीं देने वाली, वो टैक्स पेयर मनी से ही वो लोन वापस जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सपेंडिचर करें वो बड़ा एफिशिएंटली करें। आप ऐसे ही ना समझी में कोई भी पैसा ना उड़ा दें, बड़े सिंसियरली एंड ऑनेस्टली करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, और जो खर्चा कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल बनाएं कि ठीक है भैया, आप कोई भी गलत खर्चा नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड ऑलवेज बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही खर्च होना चाहिए। 10 द फंड शुड बी यूटिलाइज्ड एंड देन इट वुड बी कंसिडर्ड एट फंड्स हैज़ बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली एंड दे हैव टू मीट द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, कंसर्न क्या है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से? अब देखो, ये तो बात है कि ऐसा होना चाहिए, बट होता क्या है, कोई घर ले जा रहा है पैसे, है ना, स्कैम्स हो रहे हैं, 2G स्कैम हो गया, GEP स्कैम हो गया। अब कैग ने ये एक्सपोज तो किए, बट एक्शनेबल एक्शन कुछ नहीं लिया गया इन पे। इसलिए जो वर्ल्ड बैंक बात करता है वो एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि अकाउंटेबल बनाओ, उसके बाद उस पर एक्शन भी तो लो। ठीक है, मैंने ये बोला कि यार इस व्यक्ति ने गलती करी, लेकिन उस व्यक्ति को सज़ा भी तो दो, कुछ उसको मतलब कुछ पनिश भी तो करो। तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिकमेंड किया कि एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, फंड जो हैं सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होते, कैग जो है ऑडिट करता है, बट बाद में जब फंड्स खर्च हो जाते हैं तब एक्सपोज होते हैं कि हाँ भाई मिस यूटिलाइजेशन हो गया फंड्स का। तो अब तो मिस यूटिलाइजेशन हो गया, अब क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास प्रिवेंटिव स्टेप अभी कुछ नहीं है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव स्टेप हो। ठीक है, जैसे पुलिस के मॉडलाइजेशन के लिए फ़ंड आया तो उसको यूटिलाइज नहीं किया ढंग से। ठीक है, लोन वेवियर स्कीम आई, उसमें पता लगा बेनिफिशियरी कोई और है, पैसा किसी और को जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कैसे मिस यूटिलाइजेशन होता है फ़ंड का। ठीक है, अभी मैं कहीं एक गाँव में गया हुआ था, तो मैं वहीं एक मनरेगा मजदूर के पास बैठा हुआ था। मैंने कहा यार आप काम पे नहीं गए आज? तो मैंने कहा आप तो मनरेगा मजदूर हैं, आप काम पे क्यों नहीं गए? बोले कि हमारा पैसा आ जाता है। तो मैंने कहा पैसा कैसे आ जाता है? बोला हम प्रधान को जो है इतना पैसा दे देते हैं और हमारा पैसा आ जाता है। तो हो क्या रहा है, मान लिया उसके 15,000 रुपये, क्योंकि प्रधान ही है जो भर के भेजता है, उन्होंने 15,000 रुपये का भर के भेजा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2,000 रुपये प्रधान को दे देगा, 13,000 रुपये। बिना काम के उसे 13,000 रुपये मिल रहे, तो उसे क्यों ज़रूरत है काम पे जाने की? तो ये इस टाइप का करप्शन भी चल रहा है। अब देखो यार, जब लोग ही करप्ट होंगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, MP लेड स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट 2 बार बोल चुका है जैसे कि डिसकंटिन्यू करो। कैग ने भी ये रिपोर्ट दे दी कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्कीम, बट फिर भी चले जा रही है ना। या तो इसकी ऑडिटिंग बढ़ाई जाए या इसको, और यार हर चीज़ को भी ना ऑडिट नहीं कर सकते आप। ठीक है, MP लेड अगर स्कीम करना भी है तो उसकी सोशल ऑडिट कर देना कि लोग चेक करेंगे भाई काम हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, MPs को बुलाया कि हाँ ठीक है आपने ये काम करवाया यार, ये ठीक करवाया, चलो ठीक है। सरकार को जो है जो फाइनल रिपोर्ट दें वो लोग दें कि हाँ काम हुआ है या नहीं हुआ है, काम सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि एट टाइम्स पीपल आर द बेस्ट जज। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती, उसके लिए एक्सपर्टीज़ लगती है, बट बहुत बार लोगों के पास वो एक्सपर्टीज़ होती है। भाई समाज से ही तो वो लोग आते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ा ना आ रहे हैं। तो उसी समाज से उन एक्सपर्ट्स को बुला लो, और मैं बताऊँ आपको लोग खुशी होंगे, कोई पैसा नहीं मांगेगा अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करने का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो है कई बार मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का आरोप लगता है। जैसे साइक्लोन ओखी आया तो वहाँ पे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा फंड जो दिया गया रिहेबिलिटेशन के लिए या रीबिल्डिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो लोग पता लगा सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लिया। सुनामी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। तो बड़ा एम्बेजलमेंट ऑफ फंड है। कई बार जो फंड जाना किसी और को, जिसके लिए जाना होता है उसके लिए जाता ही नहीं है, और कभी कभार तो उस तक पहुँचता ही नहीं है। तो ये समस्याएँ आती हैं, एंड दीज आर द कंसर्न विद द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नाउ देयर आर मेजर्स टू इम्प्रूव फंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको आप एनहांस करें। कैसे? एक्सपर्ट्स को लाएं और प्रोफेशनलिज्म बढ़ाएं।
सरकारी कार्यालयों में, ठीक है। और जो हमारी लीडरशिप है, जैसे PM, CM, DM, जो लोकल बॉडीज़ हैं, दे शुड फोकस ऑन आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस, ठीक है, कि भैया आउटकम क्या है, हमने ये फंड लगाया, मैंने ये 4 रुपये खर्च किए या मैंने ये 400 रुपये खर्च किए, तो इससे मुझे क्या वैल्यू एडिशन हुआ, या पब्लिक के लिए, मेरे को नहीं, अपना नहीं देखना है, लेकिन हमें ये देखना है कि पब्लिक के लिए क्या वैल्यू एडिशन हुआ, क्या पब्लिक को इससे कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो दस इट इज़ टाइम दैट द लीडरशिप शुड बिकम मोर आउटकम ओरिएंटेड, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है एक्टिव रोल इसमें प्ले कर सकती है, जैसे वो असेसमेंट कर सकते हैं, जो यूटिलाइज हो गए हैं फंड्स उनका असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसा असेसमेंट राजीव गांधी के टाइम पे हुआ करता था, तो इसलिए जब वो असेसमेंट हुआ तभी पता लगा कि भैया जो सरकार 100 पैसे भेजती है तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है, 85 पैसे करप्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जब ये कब आप करोगे कि जब आप असेसमेंट करोगे, और एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्हाट गेट मेजर्ड गेट्स मैनेज, जिसको मेजर किया जा सकता है उसको मैनेज कर लिया जाता है, अगर उसको आप मेजर ही नहीं करोगे तो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट क्या की भी यही बोलती है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज से बहुत ज़्यादा फंड यूटिलाइजेशन में इफेक्ट नहीं पड़ा है, एक्सेप्ट 1 और 2 इंस्टेंसेज, जो बहुत अच्छे एग्जांपल भी हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम रही है। जैम ट्रिनिटी, दैट इज़ जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, प्रैक्टिस ऑफ सोशल ऑडिट, तो ये क्या है, ये सक्सेस स्टोरीज है गवर्नेंस की, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग या समझते हुए आपको सिर्फ नेगेटिव लिखना है, आपको पॉजिटिव भी लिखना है, ठीक है। और इन सब के होने के बावजूद स्टिल वे सफ़र ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। राइट बेस्ड अप्रोच है हमारी, कि लोगों को राइट्स दिए जाएं, लोगों को एम्पावर बेस्ड अप्रोच नहीं हमारी कि हम लोगों की स्किल डेवलप करेंगे और खुद कमाने चले जाएं। हमारा राइट बेस्ड अप्रोच है ना। इतना सेग्रीगेशन है फंड्स का और इतनी स्कीम्स हैं कि ये कहा जाता है कि शो मी द पर्सन एंड आई शो यू द स्कीम, है ना। वैसे लॉ के लिए कहा जाता है कि शो मी द पर्सन आई शो यू द लॉ, इसीलिए, बट इस केस में ये है कि शो मी द पर्सन आई शो यू द स्कीम, और स्कीम के लिए इतना सेपरेशन ऑफ फंड्स हो जाता है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कोई भी डाटा बुक्स या अकाउंट्स को मेंटेन करना, ठीक है। तो राइट्स बेस्ड अप्रोच की वजह से इस प्रॉब्लम आती है। देन राइट बेस्ड अप्रोच की वजह से क्या होता है कि लोग थोड़ा पैसे भी हो जाते हैं, जब मिले यूँ तो करें क्यों, है ना। तो वाली कहावत है ना कि जब यूं ही मिल जाए, बिना करे ही मिल जाए, तो मतलब काम पे जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने आपको बताया ना कि जो मनरेगा वाली कहानी की वो 2,000 रुपये प्रधान जी को दे देता था, 13,000 रुपये जेब में रखता था। तो क्या है वो राइट बेस्ड अप्रोच है। अब सरकार की तो कोई गलती नहीं है, सरकार तो एम्पावरमेंट चाह रही है लोगों का, बट अब लोग ही जब अपनी ऐसी तैसी कराने पे तुले हुए हैं तो सरकार भी क्या करे, है ना। ये बात मेरे पापा भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, है ना, मतलब बड़ी अच्छी सी बात है कि आप जो फंड यूटिलाइज नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी आप पे, अरे भैया डिसकंटिन्यू कर दो उसको, ठीक है। एंड पीपल पार्टिसिपेशन, और इन सब को सॉल्व कैसे किया जा सकता है कि थोड़ा पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाएं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थ्रू सोशल ऑडिट। जैसे MP लेड्स वगैरह के लिए अगर आप स्कीम नहीं हटाना चाह रहे, ठीक है, सोशल ऑडिट बढ़ा दें उनकी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकपाल हो और एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। जो अगर कहीं गलती पाई जाती है तो एक्शनेबल एक्शन होना चाहिए उस पर। फिर सेकेंड, ये तो हमारे अपने पॉइंट से निकाले हुए, फिर हमें कुछ सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन तो लिखनी है, तो उन्होंने बोला कि आप बजट में रिफॉर्म करें, बड़ा डिटेल्ड और कैटेगोरिकली बताएं कि कौन सी स्कीम से क्या फ़ायदा होगा और उसके लिए कितना बजट चाहिए। वेग मत रखें, क्लियर रखें प्रोजेक्ट्स को और स्कीम्स को क्लियर रखें, और कितना पैसा चाहिए ये बताएं, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच अपनाएं, ठीक है, क्योंकि टॉप से अगर आप देखेंगे तो बेटर रिसोर्स मैनेज कर पाएंगे आप, ठीक है। देन कैपेसिटी बिल्ड करें, इंडिविजुअल्स की भी और इंस्टीट्यूशंस की भी, ठीक है। उसी से बेहतर गवर्नेंस कर पाएंगे आप और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे। इनफैक्ट इंडिया में बताऊँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पुअर है, क्योंकि लोगों को फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी पुअर इन इंडिया, वेरी वेरी पुअर, नॉट वेरी पुअर बट वेरी वेरी पुअर। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दी फाइनेंस। वो तो, और कई बार तो सरकारी अफसर्स जो होते हैं वो भी, उनको भी नहीं पता होता। तो जब आपको फाइनेंस समझ में नहीं आएगा तो आप मैनेज क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए है कि ट्रेनिंग हो, है ना, और उन्हें सिखाया जाए चीज़ों को, कैपेसिटी बिल्ड की जाए, ठीक है। देन आपके पास एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप ये पता लगा सकें कि भैया क्या क्या कहाँ फाइनेंस कैसे कैसे खर्च हो रहा है, ठीक है। और वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि लोग भी देख सकें कि हाँ यहाँ काम हो रहा है, इसमें इतना पैसा एलोकेटेड है, इतना पैसा खर्च हो गया है और इतना बचा है और इतना काम बाकी है। तो उससे क्या होगा, फेयर ऑडिट हो सकती है, ठीक है। ऑडिट जो होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए।
उसमें जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप क्रिटिसिज्म पे ही फोकस कर रहे हैं, उसमें आपको जो है आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जो ऑडिट्स हैं ये भी बताना चाहिए, ठीक है आपने बता दिया कि यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता था, एक काम को किस तरीके से हम और कर सकते थे कि वो और एफिशिएंट हो जाता है और कम पैसे खर्च होते हैं। तो ऑडिट्स में ये भी आनी चाहिए, और ऑटोनॉमी तो होनी चाहिए थोड़ी सी काम करने की, क्योंकि कई बार देखो मान लिया आपने 4 सीमेंट वालों को बोल दिया कि आप सीमेंट यहीं से लेंगे, अब ये 4 मिलकर इन्होंने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, आपको पता है 5वां व्यक्ति है वो जो सीमेंट सस्ता दे रहा है, तो उतनी ऑटोनॉमी लोगों के पास होनी चाहिए कि वो अपना काम कर सके। 10 ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स टू डैम इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, कि उससे क्या होगा, एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव होगी। ठीक है, ये 2 पार्ट। तो अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, करप्शन में चैलेंजेस क्या क्या है। जो करप्शन आपको बताइए है, ठीक है, भ्रष्टाचार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर बोला गया है इस सिस्टम के लिए, कि जहाँ जब तक करप्शन है तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसकी थोड़ी सी हम क्या बोलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। दस इट इज़ द डेलिबरेट एंड इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वंस पोजीशन। आप क्या क्या एक्सप्लॉयट करेंगे उसमें देखना आप, वंस पोजीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर मटीरियल गेन्स और एनहांसमेंट ऑफ पावर, प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस बियॉन्ड व्हाट इज़ लेजिटिमेट। ठीक है, तो करप्शन भी बहुत टाइप का होता है, हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, मतलब करप्शन तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके टाइप 2 होते हैं। एक तो हो गया कोर्सिव करप्शन, कि भैया ऐसा करो, आपने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्रार साहब को 1000 रुपये दे ही दो, या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपको लाइसेंस बनवाना है पिस्तल का, ऐसा करो आपने फॉर्म भर दिया, 1000-2000 का नोट भी साथ में रख दो। तो ये हो गया कोर्सिव कंपल्शन। ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो डिले किया जाएगा, आपको हरेस किया जाएगा, अनसर्टेनिटी रखी जाएगी आपके मन में, आपको कभी कभार लाइफ थ्रेट भी दे दिया जाता है कि तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा या जान से मार देंगे। तो देयर इज़ अ पोटेंशियल डेंजर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो ये क्या है, टूल्स हो गए। ठीक है, और टूल से आप अचीव क्या कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो। ठीक है, एंड कोर्सिव कंपल्शन में सिटीजन को कंपेल किया जाता है। ठीक है, एंड जहाँ पे जब स्टेट कंट्रोल बढ़ता है तब तक कोर्सिव करप्शन बढ़ता है, और कोल्यूसिव करप्शन जो है जब स्टेट कंट्रोल कम होता है तब बढ़ता है। तो कोल्यूसिव करप्शन क्या हो गया कि मिल बांट के, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं और सब खाते हैं और मिल बांट के खाते हैं, तो ये कोल्यूसिव करप्शन है। ठीक है, वो कब होता है, जब कल्यूट कर जाएंगे कौन कौन आपस में, कौन कौन मिल जाएंगे, ब्राइब गिवर भी मिल गए और पब्लिक सर्वेंट भी मिल गए आपस में, करप्ट जो पब्लिक सर्वेंट है ना। देखो यार, पब्लिक सर्वेंट हम ऐसा नहीं कि उनकी बैड इमेज बनाना चाहते हैं, बहुत सारे देखिए बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट हैं जो अच्छा काम भी करते हैं। ठीक है, और बहुत कम ही लोग भ्रष्टाचार वाले होते हैं। मैं आपको बताऊँ माइनॉरिटीज़ में मेजॉरिटी लोग अच्छा ही काम करते हैं। ठीक है, और लेकिन जब ब्राइब गिवर और वो मिल जाते हैं तो एक कोल्यूसिव करप्शन का जन्म होता है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बार होते हैं। ठीक है, पीछे से ही सेटिंग हो गई। ठीक है, रिक्रूटमेंट में ये क्या है, कोल्यूसिव करप्शन है कि ठीक है यार ऐसा करो, आप मेरे बेटे को मेरा सिलेक्शन करा दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। इसमें जो होता है ना ब्राइब गिवर जो होता है वो वॉलंटरीली ब्राइब दे रहा होता है। ठीक है, टैक्स इवेजन हो गए, सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, एडल्ट्रेशन हो गए, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो गया। तो ये सब क्या है, कोल्यूसिव करप्शन के पार्ट हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और जब स्टेट कंट्रोल घटेगा कोल्यूसिव करप्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो करप्शन कोई आज का तो है नहीं। ठीक है, करप्शन जो है जब से दुनिया बनी है तब से ही है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है कुछ गलत करना, कुछ गलत काम करना, और क्योंकि गलत है तभी कुछ सही भी है ना, रिलेटिव है सही और गलत। तो जब कोई चीज़ गलत है तभी कोई चीज़ सही भी है। ठीक है, और करप्शन जो है ग्लोबल फिनोमिना बनते जा रहा है। देखो करप्शन से होता क्या है सोसाइटी पे, कि सोसाइटी का ट्रस्ट टूटता है। ठीक है, और जब ये ट्रस्ट आप तोड़ते हो ना सोसाइटी का या किसी व्यक्ति का, तो उसको आप जो ठीक है फाइनेंशियल करप्शन या जो कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, आप मॉरल करप्शन भी करते हो। ठीक है, आप की जो कंसेंस है वो कचोड़ेगी लास्ट में जाके कि यार मैंने ये काम क्यों किया। ठीक है, जब आप जेल जाओगे या आपको पकड़े जाओगे ना, तब इतनी बदनामी होती है, तो आदमी सोचता है कि यार मैंने ये काम क्यों किया। आदमी तब सोचता है कि मैं जो है नमक रोटी चटनी रोटी के साथ खाना खा लेता, मुझे नहीं चाहिए थी बिरयानी और बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में या होटल में खाना, मुझे शांति चाहिए थी। देखो एट द एंड ऑफ द ह्यूमन नेचर जो वो सेटिस्फाई होना है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अलग बात है, बिजनेस वर्ल्ड अलग बात है। देखो आपको तो बेचा ही जाएगा बहुत कुछ, लेकिन आपको आप हर चीज़ थोड़ा ना खरीद लोगे। तो जब आप करप्शन करते हैं तो ट्रस्ट टूटता है सोसाइटी का एज अ होल्ड, और वो मॉरल करप्शन में लीड करता है। ठीक है, ये
चैलेंज पोज करता है गुड गवर्नेंस को, ठीक है, एथिकल गवर्नेंस को। करप्शन कर रहे हो यार, कैसे आप गुड गवर्नेंस दोगे, ठीक है। पैसा जाना था किसी और को, आपने भेज दिया किसी और को, ठीक है। या पैसा मान ले 10 रुपये किसी व्यक्ति को मिलना था, आपने उसे 10 रुपये देने थे, वो आया, आपने उससे 2 रुपये ले लिए, तो गुड गवर्नेंस कहाँ से हुई? वो उसका तो भरोसा टूटेगा ना यार, ये कैसा व्यक्ति है यार, इसने मेरे से वैसे ही मुझे इतना पैसा कम मिल रहा है और उसमें से भी इसने पैसा ले लिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज कभी नहीं ला पाएगा सोसाइटी में, ठीक है। और गुड गवर्नेंस तो छोड़ ही दो, ठीक है। जैसे डिमोनेटाइजेशन एक सही स्टेप हो सकता था, लेकिन लोगों ने उसको जो है उसमें जो लूप होल्स थे उससे जो अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 99.9% पैसा वापस आया और कोई पनिश नहीं हुआ, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन से आता है कि ब्लैक मनी बाहर चले जाएगा सिस्टम के, बट लोगों ने लूप होल का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लिया, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होते हैं कि यार हमारा सही नहीं है, मतलब सरकार सही नहीं है, होप खोते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता है ना। वो एक फिर हमारे में एक मन में, सबके मन में एक ख्याल क्यों है कि यार सब बेईमान है, कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, सब बेईमान है, सब पैसा खाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि करप्शन है, ठीक है। और जब करप्शन होता है तो ऐसा देखा गया है कि रिच पीपल गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर, और इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। ये हमने ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलती है। और इकोनॉमिक चैलेंजेस तो है ही है ना, क्योंकि एम्बेजलमेंट ऑफ फंड होता है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, रिसोर्स कंसंट्रेट, वो उससे क्या होता है, कई बार पैसा कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रह जाता है, ठीक है। पुअर फार्मर्स कई बार सपोर्ट करते हैं, वो स्टैगनेंट रह जाते हैं, उनकी जो इनकम है वो डिक्लाइन होती है। इनफैक्ट कौशिक बसु एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन इज़ ड्यू टू सोशो कल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारा कुछ सोसाइटी भी ऐसी बनी हुई है कि उसमें करप्शन रहेगा ही, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फील्स दैट दे कैन इम्प्रूव देयर स्टेटस इन द सोसाइटी थ्रू करप्शन। तो कई बच्चे सिलेक्ट इसलिए होना चाहते हैं कि उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, है ना। या सरकारी जॉब में क्या है कि आपके पास पैसा खाने का एक मौका है और घर की आर्थिक स्थिति को आप सुधार सकते हैं किसमें? सरकारी नौकरी पाकर, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रहता है, बहुत सारे लोगों का नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत है, ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल चैलेंज है ना, पॉपुलिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, पनिश नहीं किया जाता करप्ट प्रैक्टिसेस को, ठीक है। एन वोरा कमेटी ने इसको पॉइंट आउट किया था 1993 में, ठीक है। उससे क्या होता है, जब करप्शन होता है तो ह्यूमन कैपिटल में अंडर इन्वेस्टमेंट रहता है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं या वो हैं, तो वो क्यों यहाँ पैसा लगाएगा जब यहाँ करप्शन ही इतना है। मतलब मान लिया उसको अगर 100 रुपये का प्रोजेक्ट लगाना है, उसे पता लगा 50 रुपये तो उसके घूस में ही चले गए, 50 रुपये से वो काम करेगा, तो क्यों आएगा आदमी यहाँ पे, या ऐसी कंट्री में जहाँ पे करप्शन होगा। तो वो डिस्करेज करते हैं कैपिटल इन्फ्लोज एंड FDI को, और वो हमारी इकनॉमी को फिर ऑटोमेटिकली हार्म करता है। करप्शन से इट लोअर्स प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज, एनकरेजेस बिजनेसेस इन वायलेशन ऑफ टैक्स एंड रेगुलेटरी लॉज को बाईपास करें, है ना। टैक्स इवेजन होता है और टैक्स अवॉइडेंस होती है कई बार, है ना। और होता क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म देता है करप्शन अपने आप में। ये सारी जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी करप्शन की वजह से हैं, ठीक है। करप्ट गवर्नमेंट क्या होती है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लैक करती है सरकार, क्योंकि सिटीजन्स का भरोसा टूटता है। सरकार बोलता है कि यार जब सरकार ही पैसा खा रही है, जब वही ईमानदार नहीं है तो हम क्यों ईमानदार रहें, हम क्यों टैक्स पे करें। तो सिटीजन्स अवॉइड पेइंग टैक्सेस, है ना। फर्म्स जो अंडरग्राउंड चल जाती हैं, शेल कंपनीज बना देती हैं, बाहर ऑफिस खोल लेती है, सिचल्स में अपना ऑफिस खोल लिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भरोसा टूटता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करें, करप्शन को अंडर कंट्रोल रखें। कॉजेज़ ऑफ करप्शन क्या है? तो ARC2 की एक रिपोर्ट है, एथिक्स एंड गवर्नेंस। उसने कहा कि एक तो कॉलोनियल लेगेसी जो है, भाई कॉलोनियल लेगेसी में तो कितने करप्ट थे उनके ऑफिसर्स, है ना। बाहर भेज देते थे पूरा का पूरा माल, घर भेजते थे, ठीक है। देन हमारा थोड़ा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर है ना। इमेंस प्रेशर है पब्लिक सेक्टर जॉब पे, और इमेंस डिस्क्रिशन भी है, डिस्क्रिशन की वजह से करप्शन भी होता है, ठीक है। और हमारे पास एक हमारी सोसाइटी या हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या हम कह रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा है जो करप्शन को टॉलरेट करता है, ठीक है। हम भी पैसे दे के आ जाते हैं, हम भी कभी किसी की शिकायत हो, बहुत ही रेयर है कि कभी किसी ने किसी की शिकायत की हो, क्योंकि आपको परेशान कर देगा अगला व्यक्ति, आपका काम नहीं करेगा। इनफैक्ट TN सेशन जी जो थे, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और वेरी नाइस ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल फंडिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ करप्शन। पॉलिटिकल फंडिंग जो है मेन कॉज है करप्शन का, ठीक है। उससे क्या होता है कि मॉरल जो सोसाइटी के हार्म होते हैं, ठीक है। और अगर आप सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मॉरल रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि स्टेट जो है वो भी मॉरल रहे, ठीक है। सिटीजन्स विल बी मॉरल
विल नॉट बी मॉरल अनलेस दोज हु गवर्न देम आर मॉरल एंड वाइस वर्सा। तो लोगों को भी मॉरल रहना है, तभी स्टेट या सरकार मॉरल रहेगी, और जब सरकार मॉरल रहेगी तभी लोग भी मॉरल रहेंगे। अगर दोनों में से एक ने भी सोचा कि यार ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है मॉरल रहना या एथिकल रहना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, आउटडेटेड लॉज हैं, है ना, बाबा आदम के ज़माने के लॉज चले आ रहे हैं, बहुत पुराने हैं। आज की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं, डील ही नहीं कर पा रहे हैं उससे। देन कॉलोनियल हैंगओवर है, जो अंग्रेज़ सोचते थे वही हम कर रहे हैं आज के टाइम पे। आज जबकि जो वहाँ के पीएम बनने की रेस में सबसे आगे एक इंडियन ओरिजिन का मैन सबसे आगे, तो उनका डेमोक्रेसी देखो कितना इवॉल्व हो गया, कितना मैच्योर हो गया, ठीक है। बट हम लोग अभी भी वहीं चल रहे हैं। देन देर आर लूप होल्स दैट एनकरेज करप्शन, जैसे हमने आपको डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर सेकंड, ये तो कॉजेज थे। फिर सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट थी एथिक्स एंड गवर्नेंस, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए करप्शन से फाइट करने के। तो 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पॉलिटिकल करप्शन से आप कैसे फाइट करें, जो पॉलिटिक्स में करप्शन है। तो पॉलिटिकल फंडिंग, देखो सबसे बड़ा करप्शन जो है पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू आता है, तो उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उसको जो है पब्लिक करो। तो ऐसे जब अगर देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ठीक है, लेकिन उसमें भी जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसमें भी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़रूरी है कि किसको कितना पैसा मिला, किसने दिया, वो भी ज़रूरी है। चलो किसने दिया तो नहीं बताते, लेकिन चलो किसको कितना मिला वो तो इंपॉर्टेंट था ही, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तब सरकार ने किया। तो पॉलिटिकल फंडिंग्स में रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। इलेजिटिमेट अननेसेसरी फंडिंग ना हो, है ना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर जो है वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को तो इंडिपेंडेंट रहना है और इनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखा जाए। तो ऐसा कर सकते हैं कि कॉलेजियम हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट की किसको ये बनाया जाए। देन रिफॉर्म्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत है, उसमें ये बोला गया, देखो फोर्थ एआरसी ने ये बोला है, अभी तो खैर जो स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है वो उसका डिसीजन फाइनल होता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी भी लेजिस्लेटर को हटाने का। लेकिन उन्होंने बोला कि वो जो पावर होनी चाहिए वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास होनी चाहिए, एंड दैट्स ही शुड टेक एडवाइस ऑन द इलेक्शन कमिश्नर। वो इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस बेंडिंग होगी या नहीं होगी वो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो है एडवाइस होनी, they should take the advice from the election commissioner and then decide the issue of the disqualification of the members on the ground of defection. Then डिस्क्वालिफिकेशन जो मतलब सेक्शन 8 है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आरपी एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो उसमें भी ये बोला कि जो लोग या जो लेजिस्लेटर ग्रेव एंड हीरियस ऑफेंसेस के दोषी हैं, जिन्होंने करप्शन किया है, उनको जो है हटा देना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ कोड ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क फॉर लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्टर, तो एक कोड होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। देन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से डिफाइन करें, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एन नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, क्योंकि हर बार उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो आप जो है इस चीज़ को डिफाइन कर दें इन अ मोर ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल मैनर, ठीक है। देन जो आपकी डिस्क्रिशनरी स्कीम्स हैं जैसे MP लैड्स, MLA लैड्स, इसको बंद किया जाना चाहिए। देन पब्लिक अथॉरिटी जैसे जो MPs हैं या MLAs हैं, इनको भी पब्लिक अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में डाल देना चाहिए कि एक्सेप्ट व्हेन दे आर एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव फंक्शन, जब वो लॉ बना रहे हैं तब छोड़ के वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर आने चाहिए किस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, ताकि लोग उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें, काम जो उन्होंने किया है उनसे पूछ सकें कि आपने क्या काम किया और कहाँ कितना पैसा लगाया, कैसे लगाया। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। तो ये तो बात थी किसकी, पॉलिटिकल की। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल करप्शन की बात देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया एक कोड ऑफ एथिक्स जो हमारे नहीं है वो होना चाहिए फॉर सिविल सर्वेंट्स, जुडिशरी एंड रेगुलेटर्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब सेकंड ARC ने बात की है। देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स को आर्टिकल 311 में, उसको रिपील किया जाना चाहिए। इनफैक्ट रिपोर्ट ने तो ये भी बोल दिया कि 309 को भी रिपील कर देना चाहिए। एंड 309 में जो है नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड, है ना, जो वहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। देन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ट्रायल्स चल रहे हैं उसको जो है टाइम बाउंड मैनर में पूरा करें, स्पीड अप करें। पता लग रहा है ऐसा नहीं कि आदमी पता लग रहा रिटायर भी हो गया और उसका जो कन्विक्शन जो है वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यू शुड स्पीड अप द ट्रायल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जो लोकपाल है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। एक नेशनल ओम्बड्समैन बनाएं जिसको आप राष्ट्रीय लोकायुक्त के नाम से जानें, ठीक है। देन जो विसल ब्लोअर है उनको प्रोटेक्शन दें, है ना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए लाया भी गया था, ठीक है। और जो लोग आपको सूचना देंगे, देखो आप जब उन्हें बचाएंगे तभी तो लोग आपको बताएंगे कि यार सर ये गलती हो रही है या यहाँ घपलेबाजी हो रही है। अगर नहीं पता लग रहा किसने बताया और उसे मार दिया, तो विसल ब्लोअर्स तो देखो कितने लोगों को तो मारा गया, है ना, तो लोग डरते हैं।
विसल ब्लो करने से, मतलब कुछ भी बताने से, बोलता है छोड़ो यार हमें क्या लेना। तो और ये बात लॉ कमीशन ने भी बोली थी। तो देयर शुड बी प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स, देन देयर शुड बी सोशल ऑडिट, कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाए ऑडिटिंग प्रोसेस में। आपको पहले ही बताया था कि जो काम हुआ है उसका इवेल्युएशन सबसे अच्छा लोग करते हैं, तो लोगों के हाथ में आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि लोगों के हाथ में आप चीज़ दें कि वो इवेल्युएट करें, या लोगों को भी एक कम से कम आप पार्टी तो रख ही सकते हैं कि ठीक है हम 60% जो वेटेज है काम कैसा हुआ उसको जो है लोग क्या फीडबैक देंगे उस पर जज करेंगे, ठीक है। तो जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम्स है शुड प्रोवाइड फॉर सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, ठीक है। फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब कर ही रहा है, बट देयर शुड बी एन इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ IT, है ना, और लोगों को स्किल करें इसके लिए, है ना, और लोगों को जो है ट्रेनिंग दें ताकि वो इस चीज़ का जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देन आप प्रोटेक्ट करें ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स को, ऐसा नहीं कि जो उनकी बोनाफाइड मिस्टेक है उनके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, बट जो मालाफाइड है उसके लिए उन्हें मिलना चाहिए। आप जो उन पर एलिगेशन लगी है उसको ढंग से एनालाइज करें, ऐसा नहीं कि अगले आज एलिगेशन लगी और कल अखबार में आके पहले उसे एनालाइज करें, चेक करें कि वो क्रेडिबल है भी है नहीं है, या वेरीफाई करें। और ऐसा नहीं कि सिविल सर्वेंट सब करप्ट होते हैं, एक प्रियोरिटाइज मत रखें, एक बायसनेस मत रखें, और किसी भी जो इंक्वायरी है उसको जो है इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली कंडक्ट करें, और अगर कोई ऑनेस्ट है तो उसको बचाएं, ठीक है। देन बॉटम अप अप्रोच रखें कि जो नीचे लोग हैं उनको जो है पहला मौका दिया जाए, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सब रिकमेंडेशन थी सेकेंड ARC की। एंड इसी के साथ जो है लास्ट स्लाइड पे आते हैं हम, ठीक है। तो इनफॉर्मल सिटीजन चार्टर होना चाहिए। देखो हम सिटीजन चार्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि यार गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि जो उनका पेरेंट मिनिस्ट्री होती है वो सारे उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट होते हैं सब एक जैसा सिटीजन चार्टर बना देते हैं, है ना, और वो जब से बने हुए तब से बने हुए ही हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो कम से कम हर पब्लिक एजेंसी के बाहर एक सिटीजन चार्टर लगा होना चाहिए, और वो सिटीजन चार्टर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, और वो सिटीजन चार्टर जो वो पर्टिकुलर ऑफिस है उसकी सर्विसेज को दर्शाता रहना चाहिए और उसी से डील करना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो किसी और चीज़ से डील कर रहा है। देन देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ आउटडेटेड लॉज, जो लॉज चले आ रहे हैं जो रिडेंडेंट हो गए हैं या आज के टाइम सोसाइटी में उनकी नीड नहीं है तो उनको जो हटाया जाना चाहिए, नए लॉज लाने चाहिए, लॉज का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लॉज का अमेंडमेंट होना चाहिए। देन देयर शुड बी पीरियोडिक अदालत एट लोकल लेवल, मतलब जैसे कलेक्टर है या SDM है या तहसीलदार से वो अदालत ले सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, जो उनकी समस्याएं सुन सकते हैं, और कुछ उनको पावर्स दे दी जाएँ कि भैया जो छोटी छोटी समस्याएं उनका वहीं निस्तारण हो जाए, है ना, हर आदमी को कोर्ट ना जाना पड़े। वैसे ही कोर्ट्स के ऊपर 4 करोड़ केस पेंडिंग है इंडिया में, है ना, जुडिशरी भी इतना बर्डन है ऑलरेडी, तो उनसे क्या होगा कि जुडिशियल बर्डन भी घटेगा बट उनका बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जैसे कई बार क्या होता है यूपी में क्या सिस्टम है कि जैसे SDM जुडिशियल भी होता है वहाँ पे, ठीक है, SDM मैडम होता है, फिर SDM जुडिशियल होता है जो बहुत सारी समस्याओं को सुनता है, ठीक है। देन दस द ARC रिपोर्ट रिकमेंड्स रिफॉर्म्स दैट शुड रिफॉर्म द एंटायर सिस्टम रादर देन वन सेक्टर और वन ब्लॉक। तो आप सिलोज में कभी भी रिफॉर्म ना करें, और जो सिस्टम एज अ होल है उसको आप प्रॉब्लम के रूप में देखें, या जो भी डेवलपमेंट करनी है उसमें करें, जो चेंजेस लाने एज अ होल लाएँ, और वो होल भी मतलब आप जो सिलोज हैं भाई, अब एक जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बनेगा तो ब्लॉक से ही, तो ब्लॉक्स में प्रॉब्लम देखें, ठीक है, और लेकिन इसको जो आप ओवरव्यू लें उसको ये पूरा देखें ओवर कि भैया प्रॉब्लम यहाँ है और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जाए। मतलब अगर आपने यहाँ प्रॉब्लम सही कर दी, यहाँ 2 जगह नहीं करी तो भी आपका काम नहीं होगा, आपने यहाँ 2 जगह सही कर दी, यहाँ प्रॉब्लम सही नहीं करी तो तब भी आपका काम नहीं होगा। तो आपको एज अ सिस्टम होल लेना है ताकि प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। इनफैक्ट मोदी जी ने बोलता कि देयर शुड बी अ फेस्टिवल ऑफ इंटीग्रिटी करप्शन के अगेंस्ट, कि इंटीग्रिटी जो है प्रमोट की जानी चाहिए, इट शुड बी ट्रीज्ड, एंड सोसाइटी में सबसे पहले इंटीग्रिटी को जो है आपको सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, एंड दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नेंस, है ना। और सिटीजन्स हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टारगेट ग्रुप है हमारे सिटीजन्स हैं, उनको लिए जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो करप्शन फ्री होनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर इंटीग्रिटी रहे, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अंदर इंटीग्रिटी रहे। तो दस ऑन दैट नोट विल वाइंड अप विद द एथिक्स कोर्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो आपको कभी भी किसी भी लेक्चर में, आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड हम आपके लिए और कोर्सेज लेके आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।